आप लोग बेटा भोर का तारा पढ़ रहे थे और आपने देखा कि किस प्रकार से छाया और शेखर जो है इनके बीच में प्रेम की बातें चलती हैं, लेकिन अचानक माधव का आगमन होता है और माधव जो है वो राजकवि शेखर से कहता है कि चारों ओर जो है पंचनद आज उसके भय से कांप रहा है। चारों ओर गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है और आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। इसलिए ऐसे समय में मैं तुमसे एक याचना करने आया हूँ और वो याचना है शेखर, तुम एक बड़े कवि हो। तुम कविता के द्वारा एक ऐसी ओजस्वी वाणी में जनता में मंत्र फूंकने वाली शक्ति को जगाने वाली कविता की रचना कर सकते हो, ताकि जनता की जो लाखों भुजाएं हैं अपने सम्राट, अपने देश की रक्षा करने के लिए हाथ में शस्त्र को धारण कर सकें। यहाँ पर माधव जो है, जो एक राज्य कर्मचारी है, वो अपने देश के लिए, अपने भूमि के लिए कवि से प्रार्थना करता है। कुछ देखकर शेखर के चेहरे की ओर देखता है, उसकी मुद्रा बदल रही है, जैसे कोई भीषण उद्योग कर रहा हो। कवि देश तुमसे यह बलिदान मांगता है और माधव जो है वो शेखर से निवेदन करता है कि देश ये अपेक्षा तुमसे रखता है। करुण स्वर में छाया कहती, माधव माधव माधव। छाया को देखता है, फिर थोड़ी देर बाद छाया उन्होंने कहा था, मेरे प्राण क्या चीज़ है, इसमें तो सहस्त्रों मिट गया, सहस्त्रों को मिटना है। यानी देश के लिए प्राण भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि देश और जन्मभूमि जो है वो सबसे बढ़कर होती है। मानो शेखर नींद से जगा हो। किसने? माधव कहता, आर्य देवत ने अंतिम समय में, यानी छाया के भाई ने ऐसी बात कही। छाया जैसे बिजली गिरी हो। माधव माधव तो क्या भैया? माधव, उन्होंने वीरगति पाई है। छाया छाया पृथ्वी पर घुटनों पर गिर जाती है, चेहरे को हाथों से ढक लिया है। जिस बीच में माधव कहे जाता है, शेखर एक दो बार घूमता है, उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते को सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में या हुणों के दल के निकट जा पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हुणों से मिल गया है। उनके 20 सैनिक आगे हुणों में फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र चेतावनी देने के लिए भेजा है। मैं आज माधव, छाया और शेखर के सामने इन घटनाओं का जिक्र करते हैं। सहसा रुक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पड़ी। शेखर चौकी के पास खड़ा है, उसके चेहरे पर दृढ़ता विजय का भाव है। बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ बढ़ाकर अपने ग्रंथ भोर का तारा को उठाता है। उसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से, बिछुड़न से, प्रेम से देखता है। उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और धीरे धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है। इस आवाज़ को सुनकर छाया अब तक मुख ऊपर को करती है, उसे फाड़ते हुए देखकर शेखर, लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया है। लपटें उठती हैं, छाया गिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है, फिर छाया की ओर दृष्टिपात करता है। एक सूखी हंसी के बाद चल देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई देती है। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। अत्यंत पीड़ित स्वर में छाया, माधव तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। माधव उसके शब्द सुनकर बाहर जाता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और पीछे की ओर खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है। इससे बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर उसके साथ पूरे जनसमूह के गाने का स्वर सुनाई पड़ता है। अभय जाग जनता जनार्दन, कहाँ है भयंकर तरंगे, कहाँ सो रहा क्रोध कंजन। मदोदरी तनिक तो उमड़ तू, बुलाता तुझे मैं प्रभंजन। अभय जाग जनता जनार्दन। शेखर का स्वर तीव्र है। माधव खिड़की को बंद कर देता है। पुनः शांति, इसके बाद मन, परंतु दृढ़ स्वर में बोलता है, माधव छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया। प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था,
अब वह प्रभात का सूर्य होगा। इस प्रकार छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से यह एकांकी जो है बहुत ही सुंदर एकांकी है। इसमें राष्ट्रभक्ति बेटा हमें देखने को परिलक्षित होती है।